है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है मौलिक अधिकार। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। हम एक एक लाइन को इतने आराम से, इतने आसान तरीके से समझेंगे कि सब कुछ यहीं का यहीं याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नोट्स की जो सबसे पहली लाइन है वो कहती है, मौलिक अधिकार अधिकारों के वर्गीकरण में ऐसे अधिकार हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकृति के होते हैं तथा जिन्हें किसी देश के संविधान के द्वारा उस देश में रहने वाले लोगों को प्रदान किए जाते हैं। बिल्कुल। मतलब देखिए, अधिकार तो कई तरह के होते हैं, है ना? लेकिन मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स, ये सबसे खास, सबसे जरूरी वाले अधिकार हैं। अच्छा। ये इतने जरूरी हैं कि देश का जो संविधान है, जो सबसे बड़ी किताब है, वो खुद हमें ये अधिकार देती है। मतलब ये एक तरह से वीआईपी राइट्स हैं। और ये हर उस इंसान को मिलते हैं जो उस देश में रहता है। हाँ, ज्यादातर ये हर व्यक्ति को मिलते हैं जो उस देश में है। ठीक है। अगली लाइन है, अधिकार व्यक्ति के वे दावे हैं जो उसे न केवल अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं बल्कि राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि ये अधिकार हमारी शील्ड, हमारी ढाल की तरह है। ढाल? हाँ, ये हमें दो तरफ से बचाते हैं। पहला, किसी दूसरे इंसान से, मतलब कोई और व्यक्ति हमारा शोषण न कर सके। एकदम। और दूसरा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो है खुद सरकार या राज्य से। अरे वाह! मतलब सरकार भी अपनी मनमानी करके हमारे अधिकार नहीं छीन सकती। बिल्कुल नहीं छीन सकती। ये डबल प्रोटेक्शन है। बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब नोट्स में अलग-अलग तरह के अधिकारों की बात की गई है। सबसे पहले हैं प्राकृतिक अधिकार। हाँ, नेचुरल राइट्स। ये देखिए, वो अधिकार हैं जो हमें सिर्फ इसलिए मिलते हैं क्योंकि हम इंसान पैदा हुए हैं। जैसे सांस लेने का अधिकार या जीने का अधिकार। ये हमें किसी सरकार ने नहीं दिए। ये तो हमें प्रकृति ने दिए हैं। सही पकड़ा, ये प्रकृति से मिले हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स। जी। ये वो अधिकार हैं जो सरकार कानून बनाकर हमें देती है। अच्छा, मतलब इन अधिकारों के पीछे कानून की ताकत होती है, लॉ की पावर होती है। कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए, काम करने पर कम से कम जो तय मजदूरी है वो पाने का अधिकार। अगर कोई ये अधिकार नहीं देता तो हम कोर्ट जा सकते हैं, कानून की मदद ले सकते हैं। समझ गई। अब आते हैं नागरिक अधिकारों पर, सिविल राइट्स। ये क्या है? ये अधिकार भी हमें इंसान होने के नाते ही मिलते हैं, लेकिन इन्हें देश की सरकार या कह लीजिए कि राजनीतिक व्यवस्था हमें देती है और सुरक्षित रखती है। जैसे अपनी बात कहने की आजादी। हाँ, बिल्कुल। अपनी बात कहने की आजादी, मतलब भाषण का अधिकार, या किसी भी धर्म को मानने की आजादी, ये हमारी पर्सनल चॉइस से जुड़े हैं। अच्छा, यहाँ नोट्स में एक नोट लिखा है जो मुझे लगता है परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। बताइए। लिखा है, नागरिक अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त नहीं होते बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, जिनमें विदेशी भी शामिल हैं। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। याद रखिए, नागरिक अधिकार यानी सिविल राइट्स सिर्फ देश के सिटीजन्स के लिए नहीं है। ये देश में मौजूद हर व्यक्ति के लिए है। हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो विदेशी ही क्यों ना हो। ठीक है, तो फिर राजनीतिक अधिकार इनसे कैसे अलग है? देखिए, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये राजनीति से जुड़े अधिकार हैं। जैसे वोट देना? हाँ, वोट देने का अधिकार या खुद चुनाव में खड़े होने का अधिकार। इन अधिकारों से हम देश को चलाने में, मतलब शासन प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। और यहाँ भी एक नोट है, राजनीतिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त होते हैं, विदेशियों को नहीं। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा फर्क है। राजनीतिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ देश के नागरिकों को ही मिलते हैं। कोई विदेशी हमारे देश में आकर वोट नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। ठीक है। अब आते हैं मानव अधिकार पर, ह्यूमन राइट्स। ये समझिए सबसे बड़े लेवल के अधिकार हैं। मतलब ये पूरी दुनिया के हर इंसान को मिलते हैं, चाहे वो किसी भी देश, धर्म या जाति का हो। ये किसी देश की सीमा में बंधे नहीं होते, ये यूनिवर्सल हैं। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है। नोट में लिखा है कि मानवाधिकार और नागरिक अधिकार दोनों ही इंसान होने के नाते मिलते हैं। हाँ, और यही फर्क समझना है। क्या फर्क है? फर्क ये है कि मानवाधिकार पूरी दुनिया में लागू होते हैं, वो यूनिवर्सल हैं, जबकि नागरिक अधिकार एक देश, मतलब एक राज्य, अपने यहाँ रहने वाले लोगों को देता है। उनका दायरा राष्ट्रीय होता है। स्पष्ट हो गया। अब अगला है संवैधानिक अधिकार। ये तो आसान लग रहा है। हाँ, ये बहुत आसान है। जो भी अधिकार देश की संविधान की किताब में लिख दिया गया, वो संवैधानिक अधिकार है। बस। और इसीलिए क्योंकि हमारे सारे मौलिक अधिकार संविधान में लिखे हैं, तो अपने आप में संवैधानिक अधिकार भी हैं। अच्छा, अब एक और वर्गीकरण है प्रकृति के आधार पर, नकारात्मक अधिकार और सकारात्मक अधिकार। जी। ये नकारात्मक सुन के तो कुछ गड़बड़ लगती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनको समझिए सरकार के लिए एक स्टॉप साइन की तरह। स्टॉप साइन? हाँ, ये अधिकार सरकार को कुछ करने से रोकते हैं।
जैसे सरकार आपकी बोलने की आजादी नहीं छीन सकती। हाँ। ये सरकार की शक्ति को कम करते हैं, उस पर एक सीमा लगाते हैं। तो फिर सकारात्मक अधिकार इसका उल्टा हुए। एकदम उल्टा। ये सरकार के लिए एक गो साइन की तरह है। मतलब? ये सरकार को कुछ करने के लिए कहते हैं, उसे जिम्मेदारी देते हैं। जैसे सरकार को बच्चों को मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए। इसमें सरकार को एक्टिव होकर काम करना पड़ता है। अच्छा, एक रोकता है और दूसरा काम करने को कहता है। बिल्कुल। चलिए अब जरा देखते हैं कि ये अधिकारों का आइडिया दुनिया में आया कहाँ से, इसका इतिहास क्या है। हाँ, ये जानना बड़ा दिलचस्प है। तो सबसे पहले बात हो रही है ब्रिटेन की, 1215 ईस्वी, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, इसको आप अधिकारों का दादाजी कह सकते हैं। दादाजी? हाँ, मतलब ये सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। बस इसका साल याद रखिए, 1215। और इसके बाद पिटिशन ऑफ राइट्स 1628 और बिल ऑफ राइट्स 1689 भी हैं। जी, ये ब्रिटेन में अधिकारों के विकास के अगले कदम थे। ठीक है, अब चलते हैं अमेरिका। नोट्स कहते हैं कि अमेरिका का संविधान 1787 में बना और 1789 में लागू हुआ। पर मजेदार बात यह है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। ऐसा क्यों? हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प बात है। अमेरिका के असली ओरिजिनल संविधान में मौलिक अधिकार थे ही नहीं। तो फिर वो आए कैसे? उन्हें 2 साल बाद 1791 में एक साथ 10 संविधान संशोधनों के जरिए जोड़ा गया, जिन्हें आज दुनिया बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानती है। अच्छा, अब फ्रांस की बात करते हैं। 1789 फ्रांसीसी क्रांति। जी, फ्रांस की मशहूर क्रांति के ठीक बाद उन्होंने भी अपने संविधान में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र शामिल किया। तो ये भी 1789 में ही हुआ? हाँ, क्रांति वाले साल में ही। और अब आते हैं यूएनओ पर, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया गया। जी, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया ने मिलकर यूएन में इंसानी अधिकारों की एक यूनिवर्सल लिस्ट बनाई। और ये तारीख 10 दिसंबर 1948 बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी वजह से हर साल 10 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। तो ये कनेक्शन है। जी। यहाँ एक और चीज लिखी है, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 15 मार्च, और उसके आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा है। हाँ, वो नोट्स में शायद कंफर्म नहीं है, इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय वाला 10 दिसंबर, वो पक्का याद रखना है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। अब क्या हम एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर सकते हैं ताकि सब कुछ पक्का हो जाए? बिल्कुल, ये सबसे जरूरी है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार क्या है? संविधान से मिले सबसे वीआईपी अधिकार, जो हमें दूसरे लोगों और सरकार दोनों से बचाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक और कानूनी अधिकार में क्या फर्क है? प्राकृतिक अधिकार जन्म से मिलते हैं, जैसे जीने का हक, और कानूनी अधिकार सरकार कानून बनाकर देती है, जैसे न्यूनतम मजदूरी। बहुत बढ़िया। अब सबसे जरूरी वाला, नागरिक और राजनीतिक अधिकार। हाँ, नागरिक अधिकार जैसे बोलने की आजादी देश में रहने वाले सबको मिलते हैं, विदेशियों को भी। और राजनीतिक अधिकार? राजनीतिक अधिकार जैसे वोट देना, ये सिर्फ और सिर्फ देश के नागरिकों को मिलते हैं। ठीक है, मानवाधिकार और नागरिक अधिकार में क्या अंतर था? मानवाधिकार पूरी दुनिया के लिए हैं, यूनिवर्सल हैं, जबकि नागरिक अधिकार सिर्फ एक देश के अंदर होते हैं। और नकारात्मक सकारात्मक? नकारात्मक अधिकार सरकार को रोकते हैं, और सकारात्मक अधिकार सरकार को कुछ करने की जिम्मेदारी देते हैं। बहुत खूब। और आखिर में वो जरूरी तारीखें। हाँ, उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं। ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा 1215, अमेरिका में मौलिक अधिकार कब जोड़े गए? 1791 में, फ्रांस में क्रांति के बाद 1789 में, और सबसे जरूरी यूएनओ का मानवाधिकारों का घोषणा पत्र 10 दिसंबर 1948। और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस होता है। शानदार। बस इतना याद रख लिया तो मुझे लगता है इस टॉपिक से सवाल गलत नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट।